So good morning, students. So today I'll start the chapter set, relation and function. So at first I will discuss the theory part. Theory part तो बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन एक दो बेसिक चीज़ें उसको हम बताएंगे और कुछ एक दो रिजल्ट बताएंगे, और बाकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो भी आएगा, जो भी हमको बताना है, so that I will discuss. Okay, now first of all I think I don't need to discuss about set. तो सेट का हमको नहीं बताना है, तो सेट का हम लोग जस्ट ये रिलेशंस का हम जस्ट कुछ प्रॉपर्टीज बताएंगे, जैसे कि इन रिलेशन there are different types of relations, reflexive, symmetric and transitive. तो ये डिफरेंट टाइप्स को बताएगा. तो फर्स्ट आई गो फॉर रिफ्लेक्सिव. सो व्हाट डू मीन बाय इसको काट देगा. सो फर्स्ट यू गो फॉर रिफ्लेक्सिव. तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है? तो हम लोग पहले एक रिलेशन लेगा. लेट आर बी ए रिलेशन ऑन ए, मतलब ए इज ए सेट वेयर यू हैव डिफाइंड रिलेशन आर. नाउ इन रिफ्लेक्सिव क्या होगा? आर इज said to be reflexive if A, A belongs to R for all A belongs to A. तो A, I belongs to R for all A belongs to A. तो ये है कंडीशन. इसका मतलब यहाँ में ये कि for all A belongs to A मतलब for every element in A the image of A must be A, मतलब इमेज मस्ट बी सेम. जो भी नंबर होगा उसका इमेज, जो भी नंबर हो या कोई भी चीज़ हो, उसका इमेज सेम होना पड़ेगा, तब उसको हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे. उसके बाद नेक्स्ट आएगा सिमेट्रिक. सिमेट्री में ये होगा कि आर इज सेड टू बी, इसको थोड़ा करेक्शन करना होगा. आर इज सेड टू बी symmetric if A B belongs to R implies that B A belongs to R. इसका मतलब हमें क्या होगा? जब ए का इमेज, कोई भी नंबर का, कोई भी एलिमेंट का इमेज से ए का इमेज बी हो गया, तो बी मस्ट बी ऑल्सो द इमेज ऑफ ए. So B must be the image of B must be also A, मतलब they must be image of each other. मतलब A का इमेज B है तो B का इमेज A होना पड़ेगा, तब वो सिमेट्रिक होगा. तो ऐसा जितना भी हमको देखना है वो देख सकते हैं. बाकी नेक्स्ट आएगा ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव को हम ऐसे बता रहे हैं कि कब नहीं होता है, तो बाकी सब में होगा. इसका मतलब R is not transitive if AB and BC are there, but AC does not belong to R. मतलब ए बी है, बी सी है, लेकिन ए सी नहीं है. मतलब ए का इमेज बी होगा, बी का इमेज सी होगा, फिर ए का इमेज सी जब नहीं होगा तो वो ट्रांजिटिव नहीं है. इसका मतलब
बाकी जितना भी केस होगा इट ऑलवेज ट्रांजिटिव। तो इसलिए हमको देखना है कि ऐसा कोई केस यहाँ में होगा क्या, इसमें ए बी है लेकिन ए बी एंड बी सी है बट एस इज नॉट देयर। तो ये है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। और ये तीनों जब होगा तो उसको हम बोलते हैं क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यू कैन से इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ए रिलेशन आर is said to be sorry उस गड़बड़ हो गया, said to be an equivalence relation if it is reflexive symmetric and transitive। तो ये तीनों होगा तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो इसका हम ज़्यादा डिटेल्स में जा नहीं पाएंगे क्योंकि इसको हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। इसका क्वेश्चन जब आएगा तो हम इसको डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद हम लोग को कुछ रिजल्ट्स होगा, जैसे कि फंक्शंस में। तो फंक्शंस में क्या होता है कि जैसे कि फंक्शन 1 1 ऑन टू होता है ना, तो 1 1 यू नो, ऑन टू ऑल्सो यू नो द डेफिनेशन। हम जस्ट कुछ रिजल्ट बताएगा कि वो रिजल्ट ऐसा है कि एक फंक्शन को हम लोग 1 1 ऑन टू दूसरा तरीके से भी दिखा सकते हैं। मतलब ऐसा है कि बाय यूजिंग डेरिवेटिव कैसे दिख सकता है, उसके लिए रिजल्ट ये होगा, ए फंक्शन इज said to be 1 1। तो 1 1 के लिए डायरेक्ट क्राइटेरिया है, इफ इट इज आइदर strictly increasing or strictly decreasing, but not both together। मतलब दोनों एक साथ नहीं होना है, कोई भी एक होना है, आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना है, लेकिन दोनों नहीं होना है। इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब क्या होता है, कंडीशन होगा कि f(6) greater than 0 और f(6) so f(6) greater than 0 और f(6) less than 0। लेकिन दोनों एक साथ नहीं होना है, आइदर कोई भी एक होगा तब वो 1 1 होगा। उसके बाद और एक प्रॉपर्टी होता है कि जिससे हम लोग ऑन टू को भी देख सकते हैं। वो प्रॉपर्टी है कि इफ एक काम करते हैं, पहले एक फंक्शन हम ले लेते हैं, लेट f(a) be a फंक्शन। तब क्या होगा, देन सॉरी रुको एक इनकम्प्लीट हो गया ये, f(a) be a function such that
NA इक्वल टू NB। तो इसका मतलब ये है कि ये डोमेन एंड कोडोमेन जो है दे हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब जब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होगा या दोनों सेट इक्वल होगा, अगर दोनों सेट इक्वल होगा तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होगा, और नहीं तो इक्वल नहीं भी होगा तब भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स सब इक्वल होगा। तब क्या होता है कि जो दो रिजल्ट आएगा, इफ f is 1 1 then it must be on 2 also। मतलब 1 1 सपोज ऐसा है इक्वल है तो 1 1 होगा तो ये ऑन 2 होगा। और सिमिलरली इफ f is on 2 then it must be 1 1 also। लेकिन इसमें जब इसका मतलब ये 1 1 होगा तो 1 1 on 2 दोनों हो जाएगा, और तब क्या हो जाएगा, हैंस इट बिकम 1 1 on 2 और इट इज ऑल्सो सेड टू बी एज बाइजेक्टिव ऑल्सो एंड हैंस बाइजेक्टिव। इसका मतलब जब भी डोमेन कोडोमेन ऐसा हो गया कि दे हैव इक्वल नंबर एलिमेंट्स, तो इसका मतलब हमको जब बाइजेक्टिव देखना है तो हमको सिर्फ एक को देखने से हो गया, 1 1 या 1 2 कोई भी एक देख लेगा तो ऑटोमेटिकली वो बाइजेक्टिव बन जाएगा। तो ये रिज़ल्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत खास है दोनों रिज़ल्ट। तो यही है। तो अभी हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं, ज़्यादा तो थ्योरी डिस्कस नहीं कर पाएंगे, तो क्वेश्चन वाइज जो भी थ्योरी आएगा हम उसको बताते जाएंगे। अभी हम सोच रहे हैं कि जो थ्योरी अभी हम डिस्कस किया उसको ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा डाउन से जाना पड़ेगा, मतलब फ्रॉम द बिलो पार्ट। तो हम लोग एक काम करते हैं, तो क्लासरूम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। सो लेट्स गो फॉर द क्लासरूम क्वेश्चंस। सो क्लासरूम क्वेश्चंस, classroom okay, so classroom questions। So now let's now discuss the classroom questions। तो पहले हम जो रिजल्ट पहले डिस्कस किया था उसको ही बताएंगे, तो उसका एक क्वेश्चन कराते हैं। तो ये जो अभी हम डिस्कस किया वो रिजल्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन एक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमको एक फंक्शन दिया है, f इज ए फंक्शन फ्रॉम R to R, इट इज डिफाइंड बाय fx equal to x to the power 2009 plus 2009x plus 2009। तो ये है फंक्शन जिसमें हमको चेक करना है कि ये 1 1 एंड 1 2 है कि नहीं। तो जैसे तुम लोग देखा होगा यहाँ में R to R है, मतलब डोमेन कोडोमेन दे आर इक्वल। सो इसमें हम लोग एक दिखाने से दूसरा ऑटोमेटिक होगा। सपोज 1 1 हम शो कर दिया तो ऑटोमेटिक 1 2 बन जाएगा, और 1 2 शो कर दिया तो ऑटोमेटिक 1 1 होगा। लेकिन ये जो फंक्शन दिया है इसमें हम लोग को ईजी होगा देखने के लिए 1 1, क्योंकि अदरवाइज इसको 1 1 जो एज यूजुअल प्रोसेस है उससे दिखाना थोड़ा मुश्किल है। बट बाय दिस रिजल्ट इट विल बी वेरी इजी क्वेश्चन। देखो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। हम इसको 1 1 चेक करते हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, उसको डिराइवेटिव निकालना होगा। पॉजिटिव होगा तो सिक्ली इंक्रीजिंग, नेगेटिव होगा तो सिक्ली डिक्रीजिंग, कोई भी एक होने से होगी। तो इसको हम जब डिफरेंशिएट करेंगे यू विल गेट व्हाट 2009 x to the power 2008 प्लस 2009।
तो ये x का पावर इवन है तो ये कभी निगेटिव तो होगा नहीं, एंड देयर इज ए 2009 प्लस देयर इज ए नंबर 2009, इसका मतलब ये नंबर कभी भी निगेटिव नहीं होगा, इट मस्ट ऑलवेज ग्रेटर देन 0. So that directly imply that it is strictly increasing. That means it is 1 1. But now we know that, but here it is, you can see the domain जो है R है, कोडोमेन जो है वो भी R है, तो इसका मतलब डोमेन एंड कोडोमेन इक्वल, therefore F is on to also by our result 1 1 है, फिर डोमेन कोडोमेन इक्वल है तो ये on to भी होगा, तो फाइनली ये हो गया कि ये therefore F is 1 1 on to, so that is the result we have got. So it goes to option B. Option B is the correct answer. तो इसको दिखाने के बाद क्वेश्चन 10 को आई थिंक आपको दिखाने का ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो भी ऐसा ही है. फॉर रियल एक्स बोला है एफ एक्स इज गिवेन एज एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1, वेयर x इज ए रियल नंबर गिवेन. इसका मतलब इसका डोमेन तो गिवेन है, डोमेन R है, लेकिन कोडोमेन नहीं गिवेन है, क्योंकि कोडोमेन हमको ऑप्शंस में दिया है. कैसे दिया है देखो, इसमें हमको बोला है कि ऑप्शन जो दिया है f is 1 1 but not on to R, f is on to R but not 1 1, f is 1 1 and on to R, f is neither 1 1 nor on to R. इसका मतलब on to R जो दिया है उससे हमको पता चलता है कि इट इज ए फंक्शन फ्रॉम R to R होगा, इसीलिए हम लोग 1 1 इसमें दिखाएगा तो ऑटोमेटिकली ऑन टू भी बन जाएगा, क्योंकि दिस इज ए फंक्शन फ्रॉम R to R बिकॉज डोमेन इज ऑलरेडी गिवेन. तो ये हो गया, दिस इज डोमेन, दिस इज द डोमेन गिवेन, और बाकी कोडोमेन जो है हमको ऑप्शंस में दिया है, इसलिए कोडोमेन भी R है, डोमेन भी R है. सो व्हाट इट इज ए डोमेन एंड कोडोमेन इक्वल हो गया, तो इसलिए ये 1 1 होगा तो ऑन टू भी होगा. और 1 1 का हम लोग पहले का जो प्रोसेस है, जो हम लोग ये F6 निकाला है, फिर इसको पॉजिटिव देखा है, फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, तो ये प्रोसेस से हम सेम प्रोसेस से इसको दिखा सकते हैं. तो ये तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम टाइप का क्वेश्चन है, और इसमें आंसर तो हम बता सकते हैं कि ये 1 और ऑन टू होगा. तो इसलिए इसमें ऑप्शन भी ये इट गोज़ टू सी, इसका आंसर सी है. सो आई थिंक आई डोंट नीड टू डिस्कस दिस क्वेश्चन, इट गोज़ टू ऑप्शन सी. ओके, सो यू कैन इजीली ट्राई दिस क्वेश्चन. तो अभी हम ऊपर जा सकते हैं, मतलब यू कैन स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमको एक बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया है, इट इज क्वेश्चन ऑफ सेट. जब गिवन है सेट A इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू R, x स्क्वायर इक्वल टू 16, and another set given as B, B is not given, गलती किया है. तो उसके बाद ये दिया है कि 2x इक्वल टू 6. तो n का मतलब हमको ऐसा नंबर ढूंढना है जिसमें ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो. तो देखते हैं ऐसा नंबर मिलेगा कि नहीं. ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हमें जो कंडीशन दिया उसको फॉलो करो. x इक्वल टू 16 मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस 4 एंड यहाँ में x इक्वल टू 3. तो इसका मतलब यहाँ में इसका वैल्यू यहाँ में कॉमन तो आ नहीं रहा है, यहाँ में प्लस माइनस 4 है, यहाँ में 3 है और होने से, लेकिन हमको स्टार्टिंग वैल्यू मिल जाना था. बट एन दिया, एन मीन्स इसका वैल्यू एक इसको भी सेटिस्फाई करना है, इसको भी सेटिस्फाई करना है, मतलब दोनों का कॉमन वैल्यू इसको लेना होगा. बट कॉमन वैल्यू इसमें है नहीं, तो इसका आंसर होगा 5 विदाउट एनी कैलकुलेशन. सो इट गोज टू ऑप्शन A. Okay, so it's a very easy question, so I'll go for next question number 2. So in question number 2, there you can see, in question number 2, what is given?
we have given two sets. One is, that is A equal to x comma y, y equal to ex. So the first set is given as, A equal to x such that x belongs to R and x square equal to 16. Again गड़बड़ कर दिया हम. y equal to ex ना, x बिलोंग का इसमें नहीं दिया है, इसमें दिया है कि x कॉमा y, x कॉमा मतलब ऑर्डर पेयर में दिया है, y equal to ex, where x is a real number but not equal to 0. तो इसका वैल्यू 0 नहीं होगा, कोई दूसरा आ सकता है. तो इसका मतलब and b is given as set of all elements y equal to x. So there also x belongs to R. x belongs to R. तो हमको देखना है कि दोनों में कॉमन कितना होगा. देन वेदर दोनों में कॉमन देखना है तो हमको पता चल जाएगा. लेकिन ये एक्चुअली यहाँ में a मीन्स व्हाट, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन दिस कर्व y इक्वल टू ex. तो y इक्वल टू ex जो कर्व है उसमें जितना पॉइंट होगा उसको फर्स्ट सेट से डिपेंड करेगा. और b मतलब y इक्वल टू x डिपेंड्स स्ट्रेट लाइन. तो इस स्ट्रेट लाइन में हर पॉइंट्स b में होगा. तो हमको देखना है कि दोनों का कॉमन पॉइंट्स कितना है, उससे पता चल जाएगा. तो उसके लिए हम एक डायग्राम ड्रॉ करना होगा, जिसके लिए हमको थोड़ा सा एटलीस्ट एक पार्ट तो हमको लेना है. से एक पार्ट हमको लेना पड़ेगा. तो ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस. थोड़ा सा तो दिखाना है. तो दिस इज एक्स एक्सिस and this is y-axis. So in this case if you go for first the y equal to x is just a straight line. तो इसीलिए इसको ड्रॉ करने के लिए हमको so y equal to x. so this is a line go through, ये लाइन थोड़ा सेंटर ए जाएगा. ये इतना क्लियर नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा हमको अभी हमको थोड़ा ठीक लग रहा है. ऐसे होगा y इक्वल टू एक्स. तो ये थोड़ा सा और भी ऊपर तक. तो दिस इज द लाइन, इसमें क्या लिखना होगा y इक्वल टू एक्स. तो ये लाइन है y इक्वल टू एक्स ना. और दूसरा लाइन जो है वो y इक्वल टू एक्सपोनेंशियल. तो एक्सपोनेंशियल एक बहुत बड़ा फंक्शन है. बड़ा मतलब इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ा होता है. तो इसमें हम लोगों को एक कर्व ड्रॉ करना होगा. तो ये एक्चुअली इसका वैल्यू 0 तो नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये एक्चुअली यहाँ में ऐसे जाएगा. एक्चुअली गो लाइक ए कर्व. अरे अच्छा, तो उसमें आ रहा है, इसका ज़रूरत ही नहीं है ना. इट विल गो लाइक ए कर्व, लाइक ए कर्व. तो कर्व मान लो यहाँ से जा रहा है, क्योंकि ये और इंक्रीजिंग फंक्शन है. तो ये उसको ड्रॉ करने मुश्किल हो गया. तो एक ही बार में खींचेंगे इसको. अरे
मुश्किल आ रहा है। तो दिस इट गोस ऐसे जाएगा, लेकिन यहाँ में जो है ये एक्चुअली यहाँ में सर्कुल आएगा, क्योंकि ये तो यहाँ में एक्चुअली ये पॉइंट नहीं आ रहा है, तो यहाँ से आ रहा है। तो दिस इज व्हाट y इक्वल टू ex। तो देखो दोनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहाँ में now I can say that every point on this line represent the set B, or every point on this line on this curve represent the set A। तो यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि जिसमें ये A में आएगा और all the elements here will be in B। So they have no common points, so therefore obviously from diagram the interaction is phi। तो ये directly it goes to option C। There is nothing to do, just by graph we can make the conclusion। Okay, so after that, so we will go for question number 3। तो 3 में भी हमको 1 और 2 देखना है। तो f is a function from r minus 3 is the domain and r minus 1 is the codomain। तो इसका मतलब यहाँ में r minus 3 का मतलब the set of numbers real numbers except 3 is the set of real number except 1। मतलब दोनों में एक एक काम है। इसका मतलब दोनों में डोमेन दे हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसका मतलब यहाँ में हमको 1 1 या 1 2 एक देखने से हो गया। सपोज 1 1 हो गया तो ऑटोमेटिकली 1 2 बन जाएगा, या 1 2 हो गया तो ऑटोमेटिकली ये 1 1 बन जाएगा। हमको दोनों को देखने का ज़रूरी नहीं है, तो हम लोग सिर्फ एक को देखेगा। तो उसके लिए हम लोग का बेस्ट प्रोसेस ये है कि यू जस्ट गो बाय डिराइवेटिव। सो नाउ द सिंपली यू गो फॉर डिराइवेटिव, लेकिन इसका सिंपल प्रोसेस भी है, तो हम लोग डिराइवेटिव से देखते हैं, क्योंकि तब ये प्रैक्टिस हो जाएगा। ये डिवीज़न रूल से डिराइवेटिव होगा, इंटू 1 होगा, माइनस न्यूमरेटर इंटू 1, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, एंड होल डिवाइडेड बाय what x minus 3 whole square। so you can see there x is cancel, there is minus 3, there is plus 2, so ये माइनस में आएगा, minus 1 by x minus 3 whole square। but you know that domain have no 3, domain is a set where all real number except 3 is there। तो इसका 3 नहीं है, तो ये कभी 0 नहीं होगा, but that always gives you a positive number, but there is a minus, always it will be less than 0। so that directly imply that f is strictly decreasing। so that implies what, f is 1 1, ये पहले का जैसा ही हो गया, and as नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो हम लोग इसको पहले का जैसे ही देख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डोमेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कोडोमेन। सो देयरफॉर f इज ऑन टू ऑल्सो। तो हैंस इट गोज टू द ऑप्शन 1 और 1 2 हो गया, दोनों हो गया, इट गोज टू द ऑप्शन बी 1 1 1 2। ओके, सो हम लोग एक रिलेशन का क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन 4, इस पर हमको एक रिलेशन दिया है टू डिफाइन ऑन ए रिलेशन R is defined on the set A, where set A is a set containing 1 2 and 3, defined on A as
कैसे डिफाइन किया है, इसमें आर का जो रिलेशन जो दिया है, इसमें दिया है सम ऑर्डर पेयर्स आर गिवन देयर, 1 1 है, 2 2 है, देन 3 3 है, देन 1 2 है, 2 3 है, देन 1 3 है, 1 2 2 3 एंड 1 3 आर देयर ना। तो इसमें हमको देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। तो यहाँ पे एक्सिस क्लियर है कि ए इज द सेट हैविंग 1 2 3, तो हमको रिफ्लेक्सिव होने के सो 1 2 3 आर देयर, सो यूनिट सॉरी हाँ 1 2 3 है, तो 1 1 चाहिए, 1 2 3 है, सो हमको रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या क्या चाहिए, 1 1 चाहिए, 2 2 चाहिए एंड 3 3 चाहिए। तो ये तीनों इसमें है, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। सो एक तो हमको मिल गया कि आर इज रिफ्लेक्सिव, जिसमें हमको डायरेक्टली मिल गया। तो नेक्स्ट हमको देखना है कि सिमेट्रिक होगा कि नहीं। तो हमें सिमेट्रिक के लिए देखो, इफ वी सी देयर सिमेट्रिक हम कैसे देखेंगे, देखो यहाँ में ये तीनों को तो देखने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ में 1 2 है तो यू मस्ट हैव 2 1, 2 3 है तो यू मस्ट हैव 2 3 2, 1 3 है तो यू मस्ट हैव 3 1, लेकिन ये तीनों में से एक भी नहीं है, तो ऑब्वियसली ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं है। तो हम जस्ट एक एग्जांपल से दिखा देगा कि सिमेट्रिक नहीं है बोल के, एज 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। सॉरी, ये जो 2 1 है इसको काटना पड़ेगा। सो इट इज आर इज नॉट सिमेट्रिक। फिर ट्रांजिटिव में हम लोग क्या बताया था कि ट्रांजिटिव में हमको जब भी हमको ए बी एंड बी सी मिलेगा, तो इफ ए सी इज नॉट देयर देन इट इज नॉट ट्रांजिटिव, लेकिन सपोज ए सी इज देयर देन इट विल बी ट्रांजिटिव। तो इसमें देखो ए बी बोलने से ये तीनों को छोड़ के बाकी जो दो है, हम लोग को ये तीनों को देखने का ज़रूरत नहीं है। 1 1 2 2 3 3 को छोड़ के बाकी ये तीनों में देखो ऐसा ए बी बी सी फॉर्म में कोई आ रहा है क्या है, तो ए बी बी सी फॉर्म में तो ये आ रहा है, 1 2 एंड 2 3 आ रहा है। तो 1 2 2 3 है तो हमको ए सी 1 3 नहीं होने से ट्रांजिटिव नहीं होगा, लेकिन 1 3 है इसमें, मतलब ए सी है तो ट्रांजिटिव होगा। तो ये हमें उसको दिखा देते हैं एस सॉरी एस 1 2 2 3 belongs to R implies that 1 3 belongs to R। तो ऐसा कोई भी ऐसा ए बी बी सी फॉर्म में और है नहीं, एक ही एक सा पेयर था जिसमें ये है, इसमें नहीं होने से ट्रांजिटिव नहीं होना था, बट एज इट इज देयर ए बी एंड बी सी देयर एंड ए सी ऑल्सो देयर, सो इट इज ट्रांजिटिव। तो इसको हम लोग ज़्यादा डिस्कशन सही है एक्चुअली, क्योंकि इसमें, लेकिन अभी तो इसमें ज़्यादा डिस्कशन कर नहीं पाएंगे। तो दैट इज योर आंसर। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा एंड ट्रांजिटिव होगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। इसलिए हमें ट्रांजिटिव को देखने की ज़रूरत नहीं है। जो ऑप्शन हमको दिया है, ऑप्शन ए में ही आ जाना था स्टार्टिंग में, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, वो तो हमको पहले ही मिल गया था। तो इट गोज टू ऑप्शन ए। इसलिए हम ट्रांजिटिव को देखने का ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमको ऑप्शन ऑलरेडी मिल चुका है, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, दैट इज ए करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो नेक्स्ट गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमको एक क्वेश्चन है जिसमें हमको रेंज निकालना है, where the function is given as 1 plus x square by x square where x is a real number। तो रेंज के लिए हमको पता है कि हमको इमेज देखना है। सो हम लोग रेंज के लिए हमको ऑलवेज ऐसे लेना होगा, लेट y इक्वल टू एफ एक्स, मतलब y इज द इमेज ऑफ x। देन हमको निकालना है कि y बिलोंग्स टू व्हाट।
तो y जो सेट में बिलोंग होगा वही हम लोग का रेंज होगा, दैट इज योर रेंज। द सेट वेयर y बिलोंग्स इज द रेंज। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमको देखना होगा y का वैल्यू क्या मिल सकता है। तो फंक्शन अकॉर्डिंग टू द फंक्शन y इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर आ रहा है, लेकिन हमको पता है कि x इज ए रियल नंबर, ठीक है। तो नहीं भी दिया होगा तो इसको हमको रियल नंबर ही मानना होगा। तो अभी देखना है कि y का तो वैल्यू हमको नहीं पता, लेकिन हमको x का वैल्यू पता है, तो हम लोग x को निकालना है यहाँ से। यू राइट x इन टर्म्स ऑफ y, सो इफ यू कॉम्बाइन देम एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1 होगा इक्वल टू 1। सो व्हाट इज एक्स स्क्वायर, 1 बाई वाई माइनस 1। अभी हमको देखो, अभी हमको पता है कि x रियल नंबर है, इसका मतलब इफ यू स्क्वायर इट क्या होगा, इट मस्ट बी ऑलवेज ए रियल नंबर विच इज ग्रेटर देन 0। लेकिन एक बात देखो, इसमें यहाँ में डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, तो डिनोमिनेटर तो 0 नहीं हो सकता है ना, इसीलिए ये रियल नंबर होगा लेकिन 0 नहीं होगा। दैट इज द रेस्ट्रिक्शन यू हैव। सो एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो है ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, एट नेवर बी इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव मीन्स व्हाट, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या था, 1 बाई वाई माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये जब पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर मस्ट बी पॉजिटिव, तभी ये पॉजिटिव होगा। Therefore y must be greater than 1. So this implies what, y belongs to the interval from 1 to infinity। तो यही हम लोग का रेंज है। Therefore जो रेंज होगा it must be like 1 इसमें इंक्लूड नहीं होगा and infinity, and that goes to the option C। That goes to option C। तो आंसर C है। ओके, सो नेक्स्ट गो फॉर क्वेश्चन नंबर 6, जो बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि एक सेट का क्वेश्चन है। हमको कुछ रिजल्ट दिया है ऑप्शन में, उसमें कौन सा ऑप्शन ट्रू है वही पूछा है। तो हर ऑप्शन में हम लोग को a माइनस बी इंटरेक्शन b को निकाला है। तो हर केस में हमको देखना है कि a माइनस बी इंटरेक्शन b का वैल्यू क्या होगा। मतलब इसमें ऑप्शन में दिया है नॉट इक्वल टू 5, इक्वल टू 5, इक्वल टू b, इक्वल टू a, उसमें से कौन सा सही होगा। ये तो हम डायरेक्ट डायग्राम से देख सकते हैं, a माइनस बी एंड a। तो हम लोग जब भी हम डायग्राम बनाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि सपोज मान लो दिस इज a ना, ये मान लिया इसको, और दूसरा सर्कल ले लो, से दिस इज बी ना। तो हमको नहीं पता कौन दोनों में कॉमन है या नहीं है या क्या है, कुछ भी नहीं पता। तो हम लोग जस्ट ऐसे हम लोग दो सेट ले लिया। तो फर्स्ट सेट को हम लोग ए मान लिया, दिस इज ए एंड दिस इज बी। अभी इसमें से a माइनस बी पार्ट कौन सा होगा, a माइनस बी मतलब द पोर्शन बिलोंग्स टू a बट नॉट बिलोंग्स टू b। तो ऑब्वियसली कौन सा पोर्शन होगा हमको पता है, तो हम इसको थोड़ा सा दिखा देते हैं कौन सा पोर्शन होगा। तो उसके लिए हम लोग कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। से हम उसको ही ले लिया, तो ये होगा पोर्शन जो हमको दिखाना है। तो दिस इज द पोर्शन तो ये है पार्ट जो कॉमन है, सॉरी कॉमन नहीं है, जो a माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस पर्सन रिप्रेजेंट्स व्हाट, a माइनस बी।
तो दिस पोर्शन रिप्रेजेंट्स व्हाट? This portion, this one represents A minus B. तो ये A minus B है और ये है B। अभी देखने से पता चलता है कि दोनों में कॉमन है कि नहीं। तो इंटरेक्शन मतलब आपको कॉमन देखना है। तो दिस इज़ द पार्ट आउटसाइड B एंड दिस इज़ द पार्ट B। तो दोनों में कॉमन है नहीं ऑब्वियसली। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं obviously from diagram A minus B intersection B equal to phi. So clearly it goes to the option B. Option B. तो B में जा रही है। Sorry, just option. That question number 6. Then go for question number 7. तो 7 में एक फंक्शन दिया है जो बहुत इजी क्वेश्चन है, fx इक्वल टू एक्स क्यूब, और इसमें हमको डोमेन दिया है, where the domain is given as 0, 1, 2, 3। तो हमको निकालना है, क्या निकाल, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स मतलब व्हाट? कोडोमेन ऑफ एफ। इसका मतलब इसका कोडोमेन निकालो जिससे हमको डोमेन मिल जाएगा। तो इसका इमेज जब निकालेगा, एक्चुअली डोमेन ऑफ एफ इनवर्स मतलब कोडोमेन डायरेक्टली नहीं बोल सकते क्योंकि कोडोमेन तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब इनवर्स फंक्शन होगा, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स मतलब रेंज होता है एक्चुअली, कोडोमेन नहीं होगा क्योंकि हमको इनवर्स होने के लिए उसमें रेंज को लेना पड़ता है। तो रेंज ऑफ एफ का जो रेंज है वही हम लोग का डोमेन होगा। तो रेंज को हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। जस्ट फॉर एवरी एलिमेंट हमको इमेज को देखना है। जैसे कि 0 के लिए इमेज क्या होगा? 0 होगा। 1 का इमेज 1 क्यूब मतलब 1, 2 का इमेज 2 क्यूब मतलब 8। इसको ऐसे काम कर सकते हो, डायरेक्ट क्यूब में लिख दो, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में इसको 1 क्यूब, 2 क्यूब एंड 3 क्यूब, जो कि हमको क्या देगा? 0, 1, 8, 27। So that is what the domain of f inverse. So f inverse का डोमेन क्या होगा? 0, 1, 8, 27। It goes to option C. So that's the question number 7. Oh, sorry, 7. Now go for question number 8. Question number 8. Again, you have given two sets. The x is given as 4 to the power n minus 3n minus 1, where n belongs to n. n means set of natural numbers. And हमको पहले इसको देख लेते हैं। और y is given as 9 into n minus 1, where n belongs to n. तो हमको दोनों का यूनियन निकालना है, x यूनियन y इज व्हाट। तो दैट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। तो हम पहले x को देख लेते हैं, x का क्या क्या वैल्यू आएगा। तो n का, n इज नेचुरल नंबर मतलब n का वैल्यू 1 से शुरू कर सकते हैं। इफ़ यू टेक फर्स्ट 1 लेगा तो क्या होगा? 4 minus 4 0 आएगा। 2 लेगा तो 16 minus 7 9 आएगा। 3 लेगा तो 64 minus 10 64 minus 10 54 होगा। फिर 4 लेगा तो 256 minus 13 256 minus 13 मतलब 243। तो
तो ये देखो ये 9 का मल्टीपल में आ रहा है, तो 9 देन 54 देन इज ऑल्सो ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 54, मतलब 9 इंटू 6 20, फिर इसको 9 इंटू 6 हो गया 54, देन 54 को 9 इंटू कितना होगा 18, नहीं 17 होगा शायद, 27 होगा, हाँ 242। तो ये सब 9 का मल्टीपल है, लेकिन सब मल्टीपल नहीं है, लेकिन सम ऑफ देम है। अब यहाँ में क्या कह रहा है, इफ़ यू टेक n इक्वल टू 1 तो 0 आएगा, 1 लेगा तो 9 है, 2 लेगा तो 9 आएगा, 3 लेगा तो 18, देन 27, 36, 45, 54 और दिस इज बोथ, मतलब यहाँ में ऑल मल्टीपल ऑफ 9 है और वहाँ में जस्ट सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 9 है, लेकिन सभी 9 का ही मल्टीपल जो भी है। इसे जब यूनियन लेगा तो x का जितना भी एलिमेंट्स है दैट इज ऑलरेडी इन y, therefore if you take the union you must have y, so answer is it goes to option B. देन क्वेश्चन 9 ऑल्सो इजी क्वेश्चन, हमको एक सेट दिया है E इक्वल टू x सच दैट x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हमको निकालना है कि देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इज नॉट द सबसेट ऑफ E। ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन जो E का सबसेट नहीं है, तो ये हम लोग निकाल के देखने से पता चल जाएगा। ये हमें ये तो फैक्टराइज हो रहा है, इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो डायरेक्ट x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 होएगा। इसका मतलब यहाँ में हमको दो फैक्टर्स आ रहा है, तो दोनों को ज़ीरो करो तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो व्हाट विल यू गेट, x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 1, मतलब इज द सेट कंटेनिंग 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 मतलब इसमें ऑप्शन ए भी सबसे होगा, बी भी होगा, तो डी भी होगा, लेकिन सी नहीं होगा। सी इस ऑप्शन सी में जो है 3 दैट डज नॉट बिलोंग टू ई, सो देयरफॉर इट गोज टू ऑप्शन सी। दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। सो 10 को तो हम डिस्कस करें, 11 को भी डिस्कस करें, जस्ट वन मोर लेफ्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। तो दिस द क्वेश्चन ऑफ कंपोजिशन। हम कंपोजिशन तो तुम लोग को नहीं बताया, लेकिन तुम लोग को तो पता है, इसलिए हम जस्ट सॉल्यूशन को दिखाएगा। इसने बोला है कि एफ एक्स इज ए ग्रेटेस्ट फंक्शन, ग्रेटेस्ट फंक्शन मतलब ब्रैकेट एक्स, ये हम पहले भी बताया था, और जी एक्स इज ए मॉडुलस फंक्शन। तो हमको निकालना है गॉफ ऑफ -1/3 माइनस फॉग ऑफ -1/3। तो ये जस्ट कैलकुलेशन करके जाओ, फाइनली जो आएगा वही आंसर है। तो गॉफ ऑफ -1/3 मतलब जी ऑफ एफ -1/3 होगा, फिर फॉग में आएगा एफ ऑफ जी -1/3। तो एफ ऑफ -1/3 मतलब ब्रैकेट ऑफ -1/3, और जी ऑफ -1/3 मतलब मॉडुलस ऑफ -1/3। देन यू नो दैट ब्रैकेट ऑफ -1/3 मतलब क्या होगा। इफ़ यू सी इन नंबर लाइन, सो इसे हम नंबर लाइन में दिखेगा, देखो सपोज हम नंबर लाइन में दिखेगा, तो ये से -1 है, ये सपोज 0 है, और ये से 1 है। तो -1/3 इज ए नंबर इन बिटवीन 0 एंड -1 एंड 0। तो इसमें लोअर लिमिट -1 है, ऑलवेज हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या करें, लोअर लिमिट को लेते हैं। तो -1/3 इट इज बिटवीन -1 एंड 0, सो लोअर लिमिट क्या है -1, तो इसका वैल्यू होगा -1। फिर मॉडुलस ऑफ -1/3 मतलब +1/3 होगा,
अभी जी ऑफ -1 मतलब मॉडुलस ऑफ -1, फिर एफ ऑफ 1/3 मतलब ब्रैकेट 1/3। तो मॉडुलस ऑफ -1 तो 1 हो गया, पर ब्रैकेट 1/3 मतलब अभी 1/3 जो है, नाउ दिस इज ए नंबर बिटवीन 0 एंड 1, तो लोअर लिमिट इज फॉर 0, तो इसीलिए इसमें वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो ऑलवेज यू टेक द लोअर लिमिट इन केस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो यहाँ में हम दिखा देते हैं, इसमें लिख के रख देते हैं -1/3 इज -1 एंड +1/3 ब्रैकेट का वैल्यू 0 है। दिस इज द रफ पार्ट। So answer goes to option B. So that is your answer. So that's all for saturation function. कस्टम क्वेश्चन ओवर हो गया। तो होम असाइनमेंट पार्ट को तुम लोग देख सकते हो, कोई डाउट होने से पूछ लो, हम बता देगा। सो आज के लिए इतना ही। तो ओके।